नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम बात कर रहे थे धनंजय कृत 10 रूपक के विषय में, और 10 रूपक में हमने रूपक के जो भेद हैं 10 भेद उनके विषय में जाना था। उसके पश्चात उन भेदों के भेदक जो हैं, यानी किस आधार पर उनको हम पृथक करते हैं, वो वस्तु, नेता, रस, इन 3 के बारे में हमने जाना था। और इसके बाद में सर्वप्रथम कथा वस्तु की इतिवृत्त की बात आई थी। तो हमने देखा था कि 2 प्रकार की कथा वस्तु होती है, 2 प्रकार का इतिवृत्त होता है रूपकों के अंतर्गत, एक आधिकारिक और एक प्रासंगिक। और फिर प्रासंगिक के 2 भेद होते हैं, पताका और प्रकृति। फिर उन सभी के प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र के भेद से सभी 9 प्रकार के हो जाते हैं। और फिर दिव्य, दिव्यादिव्य और मृत्य के भेद से इनके कुल 27 भेद हो जाते हैं। तो इतिवृत्त के विषय में हमने अध्ययन कर लिया था। फिर बात ये आती है कि जो रूपक का जो रूपक यानी नाटक आदि, प्रकरण आदि जो भी रूपक हैं, उसमें इतिवृत्त का फल क्या होता है, यानी इतिवृत्त का प्रयोजन क्या है। इसके बाद आचार्य ने इतिवृत्त के जो प्रयोजन है, फल है, उसके बारे में हमें अवगत कराया है। तो इतिवृत्त का जो फल है, कथा वस्तु का जो प्रयोजन है, यानी कथा वस्तु क्यों है, मतलब किस लिए, उसका मुख्य प्रयोजन क्या है, फल क्या है। तो इतिवृत्त का फल है जो वो है त्रिवर्ग। त्रिवर्ग, चतुर्वर्ग नहीं करना है, ऑप्शन में चतुर्वर्ग भी मिलेगा, लेकिन त्रिवर्ग है। हमारे पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन इसमें से मोक्ष को रूपक आदि के फल के अंतर्गत नहीं गिना गया है, इतिवृत्त के फल में नहीं गिना गया है। सिर्फ धर्म, अर्थ और काम को ही इतिवृत्त का फल माना गया है, इसीलिए त्रिवर्ग इसका फल है। और मोक्ष को नहीं माना गया है इसका फल, इसीलिए तो ही साहित्यकारों ने, नाटककारों ने, जो हमारे आचार्य हैं, जो काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं, उन्होंने रूपक आदि के अंतर्गत या जो काव्यों में जो 9वां रस है, एक शांत रस, उसको नहीं माना है, उसका निषेध किया है। 8 ही रस मान्य है, क्योंकि शांत रस है वो मोक्ष से संबंधित हो जाता है, और मोक्ष को इतिवृत्त का फल ही नहीं माना गया। तो इतिवृत्त का फल क्या है, त्रिवर्ग है हमारा, धर्म, अर्थ और काम। तो देखिए क्या कहा है आचार्य धनंजय ने फल के बारे में। फल को कार्य के नाम से संबोधित किया है कि इतिवृत्त का जो कार्य है, फल है, प्रयोजन है, वो क्या है। कार्यम त्रिवर्गस्तु तत् शुद्धम एका अनेका अनुबंधी च। देखिए, समझिए इसको क्या कहा है। कार्यम, कार्यम माने इति वर्ग का जो फल है वो त्रिवर्ग है, त्रिवर्ग है, त्रिवर्ग ही है, यानी धर्म, अर्थ और काम। त्रिवर्ग से क्या संबंध लिया जाता है, धर्म, अर्थ और काम। तो सबसे पहली बात तो रूपक आदि के अंतर्गत त्रिवर्ग का जो इतिवृत्त है, जो कथा वस्तु है, उसका फल या कार्य किसको माना गया है, त्रिवर्ग को माना गया है, धर्म, अर्थ और काम को माना गया है। किस प्रकार से माना गया है, तत्, वह, शुद्ध, शुद्ध, यहाँ पे जो च्युत होकर चय हो गया, तय का चय बन गया, और फिर स को जो 6 आदेश हो गया। वैसे क्या है ये, तत्, शुद्ध, इस तरह से है। वह जो त्रिवर्ग है, वह जो फल है, वो किस प्रकार का होगा, शुद्धम, या तो शुद्ध रूप से एक, शुद्ध रूप से एक, यानी धर्म, अर्थ और काम में से एक है, वो उस रूपक आदि के फल के रूप में आपको मिलेगा, इतिवृत्त के फल के रूप में आपको धर्म, अर्थ, काम में से एक मिलेगा। या फिर क्या हो सकता है, एका अनेका अनुबंधी च, एक या अनेक से अनुगत कोई सा भी पुरुषार्थ आपको उसमें फल के रूप में मिल सकता है। इस कारिका का अर्थ क्या है कि या तो धर्म, अर्थ और काम में से एक शुद्ध रूप से आपको उस इतिवृत्त के फल के रूप में मिल सकता है, या फिर एक तो मुख्य होगा ही होगा,
और उसमें दो गौण रूप से होंगे या दूसरा कोई एक भी गौण रूप से फल के रूप में हो सकता है। यानी रूपक के इतिवर्त के रूप में या तो धर्म होगा या तो अर्थ होगा या काम होगा, मुख्य रूप से एक तो होगा ही होगा। इसके अलावा एक मुख्य होगा और उसके साथ में गौण रूप से दो मिल सकते हैं जो भी बचे हुए हैं, या फिर गौण रूप से एक भी आपको मिल सकता है। तो प्रश्न पूछे जाएंगे कि इतिवृत्त का फल या कार्य क्या होगा, तो त्रिवर्ग होगा। त्रिवर्ग किस प्रकार का होगा, शुद्ध रूप से एक होगा तो भी सही है, या फिर तीनों ऑप्शन में आ जाएं कि एक से अनुगत या दो से अनुगत, तो ये भी सही है। तो शुद्ध रूप से एक भी हो सकता है, एक से अनुगत एक मुख्य हो सकता है, या दो से अनुगत एक मुख्य हो सकता है। मुख्य रूप से इतिवर्त का फल क्या होगा, त्रिवर्ग होगा। और किस प्रकार का होगा, या तो शुद्ध रूप से एक, क्षुद्रम एका अनेका अनुबंधी च, शुद्ध रूप से एक हो सकता है या एक या अनेक से अनुगत एक हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फल की, प्रयोजन की। यहाँ पे कार्य का मतलब क्या है, फल, इतिव्रत का फल या प्रयोजन। इतिव्रत के फल या प्रयोजन को कार्य शब्द से दर्शाया यहाँ पर। इसके बाद में हमारे सामने जो बात आती है वो ये आती है कि ये फल तो है, इतिव्रत का फल तो त्रिवर्ग है, लेकिन ये फल या प्रयोजन हमें कैसे प्राप्त होगा, इस प्रयोजन के हेतु क्या हैं, इस फल की प्रयोजन की सिद्धि हम कैसे करेंगे। तो आपने देखा होगा कि रूपक आदि के अंतर्गत 5 संधियाँ होती हैं, 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं और 5 कार्य अवस्थाएँ होती हैं। ठीक है, इनके बारे में आपने अध्ययन किया होगा। तो जो अर्थ प्रकृतियाँ हैं उनको प्रयोजन सिद्धि का हेतु माना जाता है कि उनके द्वारा रूपक आदि के अंतर्गत जो ये फल है, इतिव्रत का प्रयोजन है, उसको हम सिद्ध करेंगे। तो क्या कहा है, अर्थ प्रकृतये प्रयोजन सिद्धि हेतव है। प्रयोजन सिद्धि के हेतु कौन है, हेतव है, यानी बहुवचन है ना, अर्थ प्रकृतियाँ 5 हैं इसलिए हेतु नहीं हेतव है। ठीक है, तो ये पांचों इसके हेतु हैं, किसके, जो रूपक के अंतर्गत जो प्रयोजन है, इतिव्रत का जो फल है वो कैसे प्राप्त होगा, अर्थ प्रकृतियों के द्वारा प्राप्त होगा। तो प्रयोजन सिद्धि हेतु है, ऐसा प्रश्न आएगा, प्रयोजन सिद्धि हेतु है, आगे खाली छोड़ दिया तो ऑप्शन में क्या आएगा, संधियाँ आएंगी, कार्यावस्थाएं या अर्थ प्रकृतियाँ। तो अर्थ प्रकृतियाँ इसमें सही होंगी कि रूपक के अंतर्गत जो भी 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, प्रयोजन सिद्धि का हेतु होती हैं, फल प्राप्ति का साधन होती हैं। तो ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं कौन सी, देखो, बीज बिंदु, पताका आखे, प्रकृति, बीज बिंदु पताका आखे, प्रक्रिय कार्य लक्षणाः, अर्थ प्रकृतये पंच ता एताः परिकीर्तिता। 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ कौन सी होती है रूपक आदि में, बीज बिंदु पताका प्रक्रिय और कार्य। अर्थ प्रकृतियों के नाम कौन कौन से हैं, बीज बिंदु पताका प्रक्रिय कार्य, ये 5 होती हैं। अर्थ प्रकृति ये 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, ता एता परिकीर्तिता, यानी ये सारी यहाँ पर कही गई हैं। कौन कौन सी, बीज, इनका क्रम भी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इनके साथ ही क्रम से कार्य अवस्थाएँ जुड़ेंगी और इनके 5 के कार्य अवस्थाओं के साथ जुड़ने से संधियाँ उत्पन्न होंगी, यानी इनके मेल से संधियाँ बनेंगी। तो इनका क्रम, जैसे
बीज के साथ सर्वप्रथम जो कार्य अवस्था आएगी आरंभ, उसको जोड़ के मुख्य संधि का निर्माण होगा। तो इनका सही सही क्रम भी तीनों का आपको पता होना चाहिए तभी, क्योंकि जो कार्य अवस्थाएं हैं, अर्थ प्रकृतियां हैं और संधि है, उनमें से एक प्रश्न आता ही आता है। जहाँ भी 10 रूपक मतलब सिलेबस में पाठ्यक्रम में डाला हुआ होता है, उस परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न आता है, अर्थ प्रकृतियों से या संधियों से या कार्यावस्थाओं से, ये निश्चित ही है। तो इनका क्रम ढंग से याद कर लीजिएगा। तो जो अर्थ प्रकृतियां हैं उनका क्रम क्या है? बीज, बिंदु, पताका, परकरी और कार्य। ठीक है। अब इनमें से किस किस को हमने अध्ययन कर लिया है? जैसे पताका के बारे में हम पढ़ चुके हैं, परकरी के बारे में पढ़ चुके हैं और कार्य के बारे में पढ़ चुके हैं। पताका तो क्या होती है? ये सभी क्या है? प्रयोजन सिद्धि के हेतु हैं पांचों। इनमें से पताका क्या है? पताका हमारी जो प्रासंगिक कथा वस्तु है उसका भेद है एक, यानी सा अनुबंधम पताका आख्यम, यानी दूर तक चलने वाली जो प्रासंगिक कथा वस्तु है वो पताका कहलाती है। एक है परकरी, परकरी चाहे प्रदेश भाग है, यानी एक छोटे से प्रदेश तक चलने वाली जो कथा वस्तु है, प्रासंगिक कथा वस्तु का भेद है, वो क्या कहलाती है? परकरी कहलाती है। तो पताका और परकरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कार्य क्या है? कार्य ये अभी अभी हमने लिखा है कि इतिव्रत का जो फल है वो कार्य कहलाता है, प्रयोजन कार्य कहलाता है, और वो क्या है? त्रिवर्ग है। तो पताका, परकरी और कार्य के बारे में हम देख चुके हैं। अभी क्या बचा है? बीज और बिंदु, दो चीज़ें बची हुई हैं अर्थ प्रकृतियों में। पांचों अर्थ प्रकृतियों की परिभाषा भी आपको स्मरण रहनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए बीज क्या है। पताका, परकरी और कार्य हम पढ़ चुके हैं, तो इनको वापस नहीं पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं बीज और बिंदु के विषय में। बीज क्या है? देखिए, बीज रूपकों के अंतर्गत बीज वो वस्तु होती है, जैसे मान लो आपने किसी पेड़ का बीज देखा है, जैसे बरगद आदि का जो बीज है वो प्रारंभ में छोटा सा होता है और बाद में वो अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त कर लेता है, शाखा, तने आदि के रूप में विस्तार को प्राप्त कर लेता है। तो वैसा ही रूपक आदि के अंतर्गत बीज होता है कि कोई ऐसी घटना जो रूपक का जो फल है, जो फल प्राप्ति है, उससे जुड़ी हुई होती है, लेकिन प्रारंभ में तो वो बहुत छोटी सी होती है घटना और बाद में विस्तार को प्राप्त कर लेती है। जैसे वेणी संहारम है। वेणी संहारम में जो फल है, वो काव्य का जो फल है वो क्या है? जो द्रौपदी का केश संयमन फल के रूप में होएगा उसमें, लेकिन प्रारंभ में जो भीम आदि के द्वारा क्रोध करके युधिष्ठिर का जो उत्साह बढ़ाया जाता है, युधिष्ठिर का उत्साह है बीज के रूप में है, यानी पहले तो वो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है ना, तो फिर उनके उत्साह को बढ़ाया जाता है, तो वो उत्साह बीज के रूप में है और फिर अंत में जाकर के बड़ा रूप धारण करके फल प्राप्ति का साधक बनता है। तो वही चीज़ बीज है कि बीज यानी प्रारंभ में संक्षिप्त रूप में, अल्प रूप में कही गई बात जो बाद में अनेक प्रकार से विस्तार रूप को प्राप्त कर ले, वो रूपक के अंतर्गत बीज कहलाती है। देखिए परिभाषा क्या है? स्व अल्पो उद्दिष्ट, स्व अल्पो उद्दिष्टस्तु तद हेतु बीजम विस्तार्यम अनेकधा। स्व अल्पो उद्दिष्टस्तु, स्व थोड़े से, अल्प उद्दिष्टस्तु अल्प रूप से कही गई, यानी प्रारंभ में छोटे रूप में, अल्प रूप में कही गई। तद हेतु, उसका हेतु, किसका हेतु? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रयोजन सिद्धि के हेतु के बारे में बात कर रहे हैं। तो उस प्रयोजन सिद्धि का जो हेतु है वो बीज कहलाता है। प्रयोजन सिद्धि का तद हेतु बीजम, तद हेतु बीजम, यानी प्रयोजन सिद्धि का वह हेतु बीज कहलाता है। कौन सा हेतु? जो स्व अल्पो उद्दिष्टस्तु विस्तार्यम अनेकधा, प्रारंभ में तो अल्प रूप से कहा गया है, लेकिन बाद में अनेक प्रकार से विस्तार रूप में हो जाता है, यानी विस्तारित रूप में फैलकर वो फल प्राप्ति का साधक बनता है। तो ऐसा हेतु
प्रयोजन सिद्धि का वो हेतु बीज कहलाता है जो प्रारंभ में, रूपक के प्रारंभ में तो बहुत छोटे रूप में कहा गया है एक बीज की तरह, और बाद में अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त कर लेता है, वो बीज कहलाता है। ठीक है। अगली जो अर्थ प्रकृति है वो है बिंदु। बिंदु क्या है? बिंदु वो वस्तु है कि नाटक के अंतर्गत या प्रकरण, रूपक आदि के अंतर्गत जो कथा चलती है उसमें एक मुख्य कथा होती है, लेकिन जब अवान्तर कथा चलती है तो मुख्य कथा विच्छिन्न हो जाती है, यानी मुख्य कथा का तारतम्य टूट जाता है। तो उस समय कोई ऐसी घटना, ऐसी बात जो उस तारतम्य को टूटने नहीं देती, उसका मतलब तारतम्य बनाए रखती है, यानी उसको विच्छिन्न होने से जो रोकती है, वो वस्तु, वो घटना बिंदु कहलाती है। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है? अवान्तर अर्थ विच्छेदे बिंदुः अच्छेद कारणम, र के अंदर ए है, अच्छेद कारणम। अवान्तर अर्थ विच्छेदे, अवान्तर कथा के कारण मुख्य कथा वस्तु का विच्छेद हो जाने पर, यानी मुख्य कथा वस्तु के विच्छिन्न हो जाने पर अच्छेद कारणम, जो उसे विच्छिन्न होने से रोकने वाला जो अच्छेद कारण है वो क्या है? बिंदु है। ठीक है। यानी बीज वो चीज़ है जो प्रारंभ में अल्प रूप से कही गई है और बाद में विस्तार से प्राप्त कर लेती है, और बिंदु वो चीज़ है जो मुख्य कथा वस्तु को अवान्तर कथा के आने पर विच्छिन्न नहीं होने देती, उसके तारों को जोड़े रखती है, ऐसी घटना बिंदु कहलाती है। तो ये हमारी 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ हो गई। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। बीज क्या है? ऐसी घटना जो प्रारंभ में अल्प रूप से कही जाती है, बाद में विस्तार को प्राप्त कर लेती है। बिंदु वो है जो मुख्य कथा वस्तु को विच्छिन्न नहीं होने देती। पताका जो है वो प्रासंगिक कथा वस्तु का एक रूप है जो दूर तक चलता है। प्रकृति है वो प्रासंगिक कथा का एक ऐसा कथा वस्तु का, प्रासंगिक कथा वस्तु का ऐसा भेद है जो थोड़ी दूर तक चलता है आधिकारिक के साथ साथ। और कार्य है वो त्रिवर्ग को कहते हैं, यानी इतिवृत्त का जो फल है, जो प्रयोजन है, वो कार्य कहलाता है। ठीक है। तो ये 5 हमारी क्या है? अर्थ प्रकृतियाँ हैं। इसके पश्चात अर्थ प्रकृतियों की तुरंत बाद में जो बात आती है वो किसकी आती है? वो आती है 5 प्रकार की कार्य अवस्थाएँ, यानी किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरकर फल प्राप्ति होती है। तो इनके तुरंत बाद हम अर्थ प्रकृतियों का अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप इनका अच्छे से अध्ययन कीजिए और इनको क्रम से याद करिए और इनका लक्षण भी याद कीजिए। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।